एक बार एक सेठ जी मेरे पास आए, मुझसे कहा, वर्मा जी मैं एक फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं उनके लिए मैं किन किन बातों का ध्यान रखूं। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं हैरान हो गया। मैंने दोबारा पूछा, मैं सेठ जी आपने क्या कहा, क्या पूछा आपने? अरे भैया मैं एक फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहता हूँ, एक कारखाना शुरू करना चाहता हूँ, मुझे बताओ वर्कर्स के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं मन ही मन सोचूं, भाई ये पहला आदमी है जो वर्कर्स के बारे में इतना सोच रहा है। अदरवाइज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में बिजनेस हो रहा है और वर्कर्स अपने अधिकारों के लिए स्ट्राइक करता है, उसे जस्टिस के लिए भागना पड़ता है। चलो मन बड़ा प्रसन्न था कि एक व्यक्ति जो है वो मेरे पास आया है। तो मैंने कहा, सेठ जी कुछ नहीं, बस छोटी मोटी बातों का अपने को ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि अगर आप एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हो तो जो हमारा कारखाना अधिनियम 1948 है, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, उसके अंतर्गत कुछ प्रावधान दिए गए हैं, कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, बस हमें वो फॉलो करने हैं। तो सेठ जी ने कहा, भाई मेरे को एक एक बात बता, मैं सारी बातें पहले माइंड में सेट करना चाहता हूँ और उसके बाद ही फैक्ट्री स्टार्ट करूँगा। तो बच्चों, सेठ जी को मैंने जो बातें बताई वो आपके लिए भी बड़ी काम की बातें हैं। अगर आप LLB के स्टूडेंट्स हैं तो भी काम की बातें हैं, UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी काम की बातें हैं, IBPS का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी काम की बातें, और बहुत सारे ऐसे जुडिशियल एग्ज़ाम हैं जहाँ पे लेबर लॉज पे क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड विद लेबर लॉज और वी कैन से इंडस्ट्रियल लॉज। और आज हम टॉपिक ले रहे हैं द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। मैं सभी बच्चों को याद दिला दूं कि इससे पहले भी मैं स्पेशली LLB सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं या BCom फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के, उनके सिलेबस को डिस्कस कर चुका हूं जो इंडस्ट्रियल लॉ का सिलेबस है। और बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो है 1965 का, उस पर मैं एक फुल फ्लैश लेक्चर ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो बच्चों, इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस शुरू करने से पहले मैं आपको लेके चलता हूं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, दैट इज कॉल्ड की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, की टू नो द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, हमारी उसी प्रीएम्बल के अंदर ये कहा गया है कि भारत को हमें एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। यू वांट टू मेक इंडिया ए वेलफेयर स्टेट। अब आप सोचिए कि भारत एक कल्याणकारी राज्य कैसे बन सकता है। कल्याणकारी राज्य तो तभी बन सकता है जब यहाँ पे हम उस विकर सेक्शन की बात करें, उस गरीब तबके की बात करें जो मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है, जो एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड है, जो हमारी फैक्ट्रियों में, हमारे खेतों में, हमारे घरों में मजदूरी कर रहा है। जब तक हम उनके लिए नहीं सोचते, हमारा ये देश कभी भी कल्याणकारी राज्य नहीं बन सकता। तो इसके लिए समय समय पर हमारे बहुत सारे कानून बने हैं। आज हम सारे कानूनों की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की बात मैं ज़रूर करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में चलें तो जो फैक्ट्रीज एक्ट की अगर हम शुरुआत करें, देखें तो 1881 में, 1881 में, यानी कि इट वॉज ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जब हम
ब्रिटिश एम्परर के अधीन थे। 1881 के अंदर पहला फैक्ट्रीज एक्ट आया था, बट इट वॉज नॉट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ वर्कर्स। उसके बाद में 1889 में दूसरा आया, फिर 1889 वाला भी ज़्यादा नहीं चला। 1911 में 1911 के अंदर फिर आपका फैक्ट्रीज एक्ट आया, ये भी ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चलता रहा 1934 तक। और 1934 में हमारे पास फिर द फैक्ट्रीज एक्ट 1934 आया। उसके बाद में फॉर्चुनेटली इंडिया एक आज़ाद कंट्री हो गया। 1947 में हम आज़ाद हो गए और 1948 में हमारा खुद का फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आया, जिसे हमने 1 अप्रैल 1949 को 1949 को लागू किया पूरे भारत में। अब हम बात करेंगे बच्चों, फैक्ट्रीज एक्ट जो है इसके अंदर जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, उनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, उनके वेलफेयर के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, वो कितने घंटे काम करेंगे, कैसे उनको छुट्टियां मिलेंगी, एनुअल लीव विद वेजेस की क्या प्रोविजंस है, ये सारा का सारा जो है वो आपका फैक्ट्री एक्ट का पार्ट है। 1 बाय 1 हम इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इन सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ प्रोविजंस रिगार्डिंग हेल्थ अंडर दी फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो मैंने कहा देखो भाई सेठ जी, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आप जो फैक्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हो वो एक्चुअल में फैक्ट्री, इस एक्ट में वो फैक्ट्री आती है कि नहीं आती। सबसे पहले तो आप ये देखो, अगर आप 2 लोगों को लेके फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हो तो ये इस जो एक्ट में आपको समझा रहा हूँ इसके प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते। यहाँ पे प्रोविजंस तभी एप्लीकेबल होंगे अगर आपकी फैक्ट्री बिजली से चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, तो कम से कम 10 वर्कर होने चाहिए भाई, तो ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब आपको इसके प्रोविजंस फॉलो करने हैं। और अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है तो भाई 20 वर्कर होने चाहिए। हाँ, एक बार एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो फिर एप्लीकेबल रहेगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही 5 वर्कर हो चाहे 10 वर्कर हो। चलो, ये मैंने उनको समझाया। ये सारी बात मैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में भी बता चुका हूँ। अब मैंने उनको ये कहा कि सबसे पहले हम ध्यान करते हैं कि जो हमारा वर्कर है वो हमारा काम करते टाइम बीमार ना हो, यानी कि हमें उसके हेल्थ के रिगार्डिंग बड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिएगा हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हमारा वर्कर ठीक है, वो स्वस्थ है, तो वो पूरी मेहनत से काम करेगा, इसका मतलब उसकी सैलरी अच्छी होगी, उसकी इनकम अच्छी होगी, तो इसका मतलब हमारी फैक्ट्री की इनकम अच्छी होगी, फैक्ट्री की इनकम अच्छी होगी तो इसका मतलब पूरे देश की इनकम अच्छी होगी। तो इसका मतलब अगर हम इस बिलो लेवल से स्टार्ट करें, इस फर्स्ट स्टैंडर्ड से अगर स्टार्ट करें, तो हम पूरे देश को आगे ले जा सकते हैं। शुरुआत किससे करनी पड़ेगी? एक वर्कर से करनी पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं हेल्थ की। भाई यहाँ पे हमारे पास सेक्शंस 11 to 20, 11 से लेके 20 तक के जो सेक्शन है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के, वो आपके हेल्थ के रिगार्डिंग है कि भाई वर्कर्स बीमार ना हो जाए। इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग्स पे आ जाइएगा। क्लीनलीनेस, साफ सफाई, डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज एंड एफ्लुएंट्स, जो भी कचरा वगैरह है उसको निकालना। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हवा की आवाजावी हो। डस्ट एंड फ्यूम, धुआं है, मिट्टी है, इसको निकालने का। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, हमें कृत्रिम आर्द्रता क्रिएट करनी है। ओवर क्राउडिंग, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। लाइटिंग, प्रॉपर जो है वो लाइट की व्यवस्था हो, प्रकाश की व्यवस्था हो। ड्रिंकिंग वाटर, लैट्रिन, यूरिनल्स, स्पिटन्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जिनको अगर हम ध्यान से समझें, अगर हम इन पॉइंट्स का ध्यान रखें, तो इसका मतलब हम वर्कर को अपनी फैक्ट्री में काम करते हुए, मान लीजिए वो घर पे सो रहा है और मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया, तो बेचारे एम्प्लॉयर की कोई गलती थोड़ी है, फिर तो एम्प्लॉयर की कोई गलती नहीं है ना। वो कहीं चला गया, किसी से इन्फेक्टेड हो गया, बीमार हो गया, उसमें तो कोई एम्प्लॉयर की गलती नहीं है। एम्प्लॉयर को ये ध्यान में रखना है कि काम करते टाइम वो बीमार ना हो जाए। इसके लिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट है क्लीनलीनेस।
यहाँ पे जो बच्चे कंपटीशन लेवल पे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक अच्छी सी बात बता दूं कि जिस प्रोविज़न के अंदर आपको एक न्यूमेरिकल फैक्ट मिल जाए, एक न्यूमेरिकल डाटा मिल जाए, उसी पॉइंट को आपको सबसे ज़्यादा लर्न करना है, सबसे ज़्यादा समझना है। क्योंकि आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके क्रिएट होते हैं जो सब्जेक्टिव नेचर के हो, जिसका प्रॉपर एक आंसर नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब इसे मान लीजिए कि मैं आपसे ये कहूँ कि भाई एक ड्रिंकिंग वाटर है, हमने एक वाटर कूलर लगाया है और एक वर्कर्स के लिए टॉयलेट है, तो बताओ इनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। अब एक्ट कहता है 6 मीटर का या 20 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। तो एक न्यूमेरिकल फैक्ट आ गया कि नहीं आ गया, एक न्यूमेरिकल डाटा। बस यही क्वेश्चन बनता है हमारा। तो जहाँ पे आपको लगे कि साहब ये डाटा है, ये आंकड़ा है, ये हमें याद करना है, वहीं पे ही हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे खाली गप्पों से काम नहीं चलेगा कि साहब क्लीनलीनेस में कुछ भी आ जाए, ड्रिंकिंग वाटर में कुछ भी लिख दें। यहाँ पे जो इन्होंने न्यूमेरिकल फैक्ट दिया है उसे हमें याद करना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए, पहला हम बात करते हैं क्लीनलीनेस का। अब ये देखा जाए तो बहुत इजी पॉइंट है भाई, फैक्ट्री में वर्कर बीमार ना हो इसके लिए आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। पर बच्चों अगर हम इस सेक्शन को पढ़ें तो फिर दिमाग घूम जाएगा। कैसे? जितना इस एक पॉइंट में जोर आने वाला है उतना इन बाकी पॉइंट्स में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो काम हो रहे हैं क्लीनलीनेस की, कोई तो काम ऐसा है जो रोज़ करना है, कोई काम ऐसा है जो हफ्ते में एक बार करना है, कोई काम ऐसा है जो 5 साल में एक बार करना है, कोई काम ऐसा है जो 14 मंथ्स में एक बार करना है, कोई काम ऐसा भी है जो 6 मंथ में एक बार करना है, और कोई काम ऐसा है जो 3 ईयर्स में एक बार करना है। तो बताओ न्यूमेरिकल डाटा आगे कि नहीं आगे? तो यहाँ खाली गप्पों से काम नहीं चलेगा। क्या आपका पेन चल रहा है, जो मन में आए लिख रहे हो? सोचिए। चलिए अब बात करते हैं क्लीनलीनेस की, साफ सफाई की। फैक्ट्री में रोज झाड़ू लगेगी, इसका मतलब ये हुआ भी मिट्टी आ रही है, कोई कचरा कहीं हो रहा है, आपको झाड़ू रोज़ लगवानी है। फैक्ट्री में जितने कमरे हैं, स्टोर्स की बात नहीं हो रही, जहाँ पे वर्कर काम कर रहा है, जहाँ पे उसकी आवाज़ आ रही है, वहाँ पे रोज़ झाड़ू लगेगी। ये आपका क्लीननेस का पहला पॉइंट। उसके बाद में अगर बात धोने की करें, फ़र्श को धोने की करें, वॉशिंग की अगर बात करें फ़र्श को, तो हफ्ते में एक बार आपको फ़र्श धोना है। ये आपका इसी का सेकंड पॉइंट है। अगर अपने कमरे के अंदर की जो दीवारें हैं, छत है, बाकी जो दीवारें हैं, अगर वो ऐसे पैंट से, मतलब ऐसे पेंटेड हैं जो वॉशेबल नहीं है, मतलब पेंट तो किया हुआ है लेकिन वो वॉशेबल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको हर 5 साल में उस पूरे कमरे के अंदर, मतलब जितने भी कमरे हैं, जितनी भी बिल्डिंग है, अंदर से सारी की सारी आपको रीपेंट करवानी पड़ेगी। तो याद रखिएगा, अगर जैसे मान लीजिए कि ये एक दीवार है लेकिन ये वॉशेबल नहीं है, वॉशेबल का मतलब हमने पानी डाल दिया और कुछ नहीं बिगड़ा, पानी से हम धो देते हैं, यानी जैसे प्लास्टिक पेंट आप मान के चलो, है ना। तो अगर वो वॉशेबल पेंट नहीं है ऑलरेडी, तो फिर अपने को 5 साल में एक बार रीपेंट करवाना है, 5 साल में। लेकिन हर 14 महीने में एक बार उन दीवारों पे कपड़ा मरवा दो, यानी कि एक बार उनको साफ़ करवा दो। तो 5 साल में तो रीपेंट करवाना है और 14 महीनों में उसको दीवारों को साफ़ करना है। अगर मान लीजिए अंदर की जो दीवारें हैं वो वॉशेबल पेंट से बनी हुई, इसका मतलब उसको अपन पानी से भी धो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हर 6 महीने में एक बार उस कमरे को अंदर से छत, फर्श तो हफ्ते में एक बार वैसे ही धुलता है, छत, दीवारें सारी आपको 6 महीने में एक बार वॉश करनी है। और 3 सालों में एक बार, भले ही एक ही कोट लगाओ, आपको पेंट करवाना है। तो देखो, अगर वो नॉन वॉशेबल है तो 5 साल में एक बार भाई अब करवा दिया, फिर 5 साल में अगली बार करवा दिया, एक एक, ठीक है। और 40 मंथ के हिसाब से आप साफ करते रहना। और अगर वो वॉशेबल है तो पूरा कलर देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही कोट। एक कोट का मतलब जैसे अपन जनरली कलर करते हैं तो वो पहले एक कलर करता है, फिर उसके बाद में दूसरा कोट लगाता है, फिर वो तीसरा कोट लगाता है।
लेकिन अगर वो वॉशेबल है और एक बार अच्छे से हो चुकी है तो 3 साल में एक बार एक कोट लगा दो। वॉशेबल तो है ही, तो 6 महीने में एक बार छत समेत दीवारों को आपको धुलना है। और साफ़ सफाई का वही 14 मंथ्स की बात यहाँ पे फिर आपके आगे। अब आती है कि कमरे के अंदर जो दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, चाहे वो पेंट लगी हो, चाहे उन पे पेंट किया हो, चाहे उन पे वार्निश किया हो, तो वो भी आपको हर 5 साल के अंदर रीपेंट करवाना है। तो बच्चों देखो, जितना इजी समझते हैं हम इस क्लीनलीनेस के पॉइंट को, उतना इजी नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज एंड एफ्लुएंट्स। देखो, मान लीजिए कि हमारी एक जूस फैक्ट्री है, ठीक है भाई, अलग अलग तरह के फ्रूट्स हमारे पास हैं, उनसे जूस प्रोड्यूस करके उसको पैक करके और हम आगे सप्लाई कर रहे हैं। इस तरह का हमारा बिज़नेस है, इस तरह की हमारी फैक्ट्री है। तो बताओ, कचरा साथ के साथ जो है वो अगर नहीं उठाएंगे तो वहाँ पे मक्खियाँ आएंगी, मच्छर आएंगे और वर्कर को बीमार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कोई न्यूमेरिकल फैक्ट नहीं है यहाँ पे, बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो डिस्पोजल और वेस्टेज एफ्लुएंट्स है उनको आपको साथ के साथ साफ कर वहाँ से हटवाना है। यहाँ पे जो काम की बात है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी रूल्स जो है ना वो काम करते हैं। आप देखिएगा कि हमारे पास जो भी वेस्टेज है, अगर वो कोई गीली है, वेट फॉर्म में है, ड्राई फॉर्म में है, तो वेट फॉर्म में है तो उसको अलग कार्टून में डालते हैं, है ना, और अगर वो ड्राई फॉर्म में तो अलग कार्टून में डालते हैं। तो यहाँ पे उन बातों का भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम उस वेस्टेज को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट में कुछ नहीं बताया हुआ, यहाँ पे आपके म्युनिसिपैलिटी के जो रूल्स हैं वही एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद में वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर भी आप देखिए, सभी बच्चे आप क्लास में बैठे होते हैं, कई बार लाइट चली जाती है। चलो ये बात अलग है कि लाइट चली जाती है, गुरुजी भी नहीं पढ़ाते, बच्चे भी नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन फिर भी क्लास में बैठे रहते हैं। अब लाइट चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो, बड़े बड़े क्लासरूम्स के अंदर जो है वो विंडोज़ लगी होती हैं, है ना, ऊपर रोशनदान होते हैं और दोनों तरफ गेट होते हैं। कोई बात नहीं भाई, लाइट चलेगी तो हवा इधर से आ रही है, उधर से जा रही है, तो इसको अपन बोलते हैं कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है। यही बात आपको फैक्ट्री में ध्यान रखनी है। क्रॉस जो है वो हवा का आना जाना हो, इधर से हवा आ रही है, उधर से जा रही है, उधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो इससे क्या है, उस कमरे का जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ेगा। भाई एक तो वर्कर का काम मेहनत का, मशीनों पे काम करना है उसने, कोई वहाँ पे कोई क्लैपिंग थोड़ी करनी है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वहाँ के टेम्परेचर में भी हाइक जो है वो पॉसिबल है। तो आप वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखें और एक टेम्परेचर जो है वो रूम में एक लगा के रखें, जो इंस्ट्रूमेंट्स आता है थर्मामीटर वो लगा के रखें, जिससे एम्प्लॉयर को ये आइडिया रहे कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मैं इसका कोई इलाज करूँ। उसके बाद में देखिए डस्ट एंड फ्यूम। भाई कोई काम कर रहे हैं तो मान लीजिए कि हमारा कोई वेल्डिंग का काम है, मान लीजिए कि हमारा कोई ऐसा काम है जिसमें फायर है और उसके बाद में स्मोक भी है, फ्यूम भी क्रिएट हो रही है। मान लीजिए कॉटन ओपनर्स है, वहाँ पे फ्यूम क्रिएट हो रही है, तो ऐसे, या फिर कोई मिट्टी उड़ रही है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप देखिएगा बच्चों, जब डस्ट उड़ती है या स्मोक क्रिएट होता है तो वो हमेशा ऊपर की तरफ उठता है। अब वो ऊपर की तरफ उठता है तो पहले छत की तरफ जाएगा। तो अगर छत में चिमनी की व्यवस्था हो या ऐसी कोई व्यवस्था हो कि वो छत से होता हुआ बाहर निकल जाए, तो वो व्यवस्था आपको यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे भी कोई न्यूमेरिकल फैक्ट नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने ऐसी व्यवस्था नहीं की और वो स्मोक, वो डस्ट उसी रूम में ही रहती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर 101% जो है वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी वर्कर को और वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। भाई ह्यूमिडिफिकेशन, आप देखिए ह्यूमिडिटी क्या होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर। भाई अपने को सर्दी और गर्मी क्यों लगती है? हवा के अंदर पानी बहुत है तो हमें सर्दी लग रही है, लेकिन सूरज की डायरेक्ट रेज पड़ रही है और वो पानी भाप बन के उड़ गया, एवोपरेट हो गया, अब हमें सीधी हवा मिल रही है बिना पानी की, तो गर्मी ज़्यादा लगती है। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन के अंदर वर्कर काम कर रहे हैं, एक तो मेहनत का काम, पसीना तो आएगा ही आएगा, तो हम कोशिश ये करें कि वहाँ पे वो पानी, मतलब उस हवा के अंदर एक प्रेजेंस ऑफ वाटर क्रिएट अपने को करनी है।
तो आप देखिएगा अपने तो क्या करते हैं घरों में, क्या करते हैं अपने, भाई गर्मी बहुत है, हमने एसी यानी कि एयर कंडीशनर, और वो एयर कंडीशनर क्या कर रहा है, वो हमारी उस एयर में वाटर जो है उसे प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब हमारे जो चारों तरफ हवा है उसको, उसमें वो नमी पैदा कर रहा है। तो कूलर का भी यही काम होता है। कूलर में भी आप देखो भाई, अगर अपने को सीधा सीलिंग फ़ैन या टेबल फ़ैन की बात करें तो सीधी हवा आ रही है, लेकिन कूलर जो होता है उसके अंदर वो पानी गिर रहा है ना, और उस पानी में से होती हुई तो हमें तो गीली हवा, हम यानी कि वाटर विद ह्यूमिडिटी मिलेगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। तो पुराने टाइम में तो क्या होता था बच्चों कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती थी, है ना, उनकी दीवारों में जो रोशनदान होते थे ना, उस पर वो जैसे कणक की जो बारदाना होता है, बोरियां जिसको अपन बोलते हैं, बैग्स ऑफ द व्हीट, वो टांग दिए जाते थे और ऊपर से पानी चल रहा होता था, तो वो बोरियां, वो बारदाना जो है वो गीला हो जाता, वो बैग्स गीले हो जाते और अंदर जो हवा आती वो बिल्कुल विद फुल ऑफ ह्यूमिडिटी होती। तो वही सिचुएशन आपके आजकल कूलर्स के अंदर है। तो वर्कर्स के लिए इस तरह की व्यवस्था भी एम्प्लॉयर को करनी चाहिए। यहाँ पे भी कोई न्यूमेरिकल फैक्ट नहीं है, बस आपको बात समझनी है। अब आ जाओ ओवर क्राउडिंग। जब भी कंपटीशन की बात करें ना बच्चों, तो क्लीनलीनेस, ओवर क्राउडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ओवर क्राउडिंग का मतलब क्या है भाई, जैसे मान लीजिए मेरा ये रूम है, मैं यहाँ पे 10 बच्चों को बैठा सकता हूँ, चलो मैंने हाथ मार के ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैंने कोशिश की तो मैंने 15 बिठा लिए, क्या मैं यहाँ 20 बिठा सकता हूँ? जब कैपेसिटी 10 की है तो मुझे 15 भी नहीं बिठाने चाहिए, पर मैं तो यहाँ 20 बिठा रहा हूँ, 30 बिठा रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर आप फैक्ट्री रन कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो सरफेस, मतलब जितनी जगह पे आप अपने वर्कर्स को काम दे रहे हैं, जितने एरिया में आपका वर्कर काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक हॉल है 30 बाय 50 का, 30 × 50 का जो हमारा एक हॉल है, तो उसके अंदर कितने वर्कर्स काम करेंगे? एक बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया आपका ये एक्ट दे रहा है, कह रहा है कि 14.2 क्यूबिक मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि एक छत के नीचे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 14.2 क्यूबिक मीटर के हिसाब से होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे एक वर्कर काम कर रहा हूँ और दूसरा वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है, तीसरा वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है, चौथा वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो एरिया है उसको अगर अपन 14.2 क्यूबिक मीटर से डिवाइड कर देते हैं तो फिर हमारे पास जो नंबर आता है उतने वर्कर्स उस छत के नीचे काम कर सकते हैं। तो अगर 14.2 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस आप शो कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में वो ओवर क्राउडिंग माना जाएगा। यहाँ पे अपने को ये बात भी ध्यान रखनी है कि इससे पहले जो 1934 का एक्ट था उसके अंदर ये डिस्टेंस थी आपकी 9.2 क्यूबिक मीटर, यानी कि 9.2 घन मीटर। तो वो जो फैक्ट्रियाँ जो इस एक्ट के यानी कि 1940 एक्ट के लागू होने से पहले ही बन चुकी थी और अभी भी चल रही हैं, उनके लिए 9.2 क्यूबिक मीटर ही है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ। नया जो है हमारा वो 14.2 मीटर क्यूब है और जो पुराना था हमारा वो 9.2 मीटर क्यूब है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। लाइटिंग, कोशिश ये करनी है एम्प्लॉयर को कि वर्कर को नेचुरल लाइट मिले, उसको प्रकाश मिले, और अगर नेचुरल पॉसिबल नहीं है तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि उसको काम करते टाइम प्रॉब्लम ना आए। वर्कर है, हर उम्र का वर्कर आपके पास आएगा, ज़रूरी नहीं कि सबकी आंखें बहुत तेज़ हों, है ना। उसके बाद में आता है ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पर भी आपका एक बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल फैक्ट है। अगर आपके यहाँ पे 250 वर्कर हैं, 250 वर्कर्स हैं, तो आपको एक वाटर कूलर लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको एक प्रॉपर पानी पीने की व्यवस्था करनी है, और जहाँ पे भी आपने वर्कर्स के पानी पीने की व्यवस्था की है वहाँ पे आपको मोटे मोटे अक्षरों में नोटिस लिखना है, ये नाम लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा कि पीने का पानी, ताकि वहाँ पे पीने के पानी के अलावा उस पानी को यूज़ ना किया जाए। और जहाँ पे भी आप वाटर कूलर या पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हो उसके आसपास में 20 फीट के दायरे में, 20 फीट यानी कि लगभग 6 मीटर के दायरे में
कोई भी लैट्रिन या यूरिनल्स नहीं होना चाहिए। और अगर लैट्रिन या यूरिनल्स है तो उसके लिए आपको वॉश बेसिन या हाथ धोने की व्यवस्था वहीं करनी पड़ेगी। ये ना हो कि वो वहाँ से यूरिनल से आए, लैट्रिन से आए और वो यहाँ पे पानी पीने की जगह जो है वो हाथ धोए, तो इससे जो है वो गंदगी फैलेगी, इससे बीमारियाँ फैलेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। बस यहाँ पे जो न्यूमेरिकल फैक्ट है हमारा वो है 250 कि अगर 250 वर्कर हैं तो आपको वाटर कूलर की व्यवस्था करनी है। अदरवाइज जो भी सिस्टम आपको समझ में आ रहा है उस सिस्टम से आपको पीने की व्यवस्था करनी है, पानी पीने की व्यवस्था करनी है, ये समझना, कहीं आप इसको अदरवाइज ले जाओ। और जो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है उसके 6 मीटर के अंदर यानी कि लगभग 20 फीट के अंदर लैट्रिन या यूरिनल्स नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ लैट्रिन या यूरिनल्स की बात करें तो भाई जहाँ पे फैक्ट वर्कर काम कर रहा है वहाँ पे आपको यूरिनल्स की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी आपके वही सिचुएशन है कि अगर आप यूरिनल्स बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे अपने को ये देखना पड़ेगा कि जो आपका फर्श है स्पेशली यूरिनल्स के अंदर वहाँ से 3 फीट तक टाइल्स लगी हो। सैनिटरी सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, 3 फीट तक टाइल्स लगी हो, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर लास्ट में हमारे पास आ जाता है स्पिटन्स। भाई वर्कर है, अब ये तो हम कह नहीं सकते कि भाई वर्कर को जर्दा खाना चाहिए, वर्कर को तंबाकू खाना चाहिए, ये तो इंजूरियस टू हेल्थ है। लेकिन अब वर्कर है, कितनों को मना करोगे आप, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में वर्कर्स को जनरली आदत होती है इस तरह की चीज़ें खाने की। भाई सभी खाते हैं, हम किस किस को मना करेंगे, कानून मना करते हैं क्योंकि इंजूरियस टू हेल्थ है। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई कोई खाए ना, या हमारे यहाँ क्यों खा रहा है, तो वो बात की बातें हैं, वो सब कानून की बातें हैं। लेकिन वर्कर आपके यहाँ काम कर रहा है, काम करते टाइम अगर वो जर्दा वगैरह खा रहा है तो वो ऑब्वियसली थूकेगा भी। अब वो कहीं पे भी थूक दे भाई, कहीं पे भी स्पिट करे तो वो भी बीमारी का घर। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जगह जगह स्पिटन्स लगाने हैं। कोई बेसिक क्राइटेरिया नहीं दे रखा कि कितने डिस्टेंस पे लगाने हैं, लेकिन आपको स्पिटन्स लगाने हैं ताकि वहाँ पे वर्कर थूक सके, ठीक है, स्पिट कर सके। अगर वो उन स्पिटन्स की बजाय कहीं थूकता है तो भाई बहुत बड़ा फाइन है, बहुत बड़ा। इतना ₹5। आई एम नॉट सेइंग 500, ओनली ₹5। ये यहाँ स्पिटन है लेकिन वर्कर वहीं कहीं दरवाजे के पीछे थूक रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भाई अगर पकड़ में आ गया तो ₹5 का फ़ाइन है। तो बच्चों ये बहुत सिंपल सी बातें थी। एक बात सिर्फ आपको ये समझनी है कि जहाँ न्यूमेरिकल डाटा आ जाए, जहाँ न्यूमेरिकल फैक्ट आ जाए, वो चीज़ आपको अच्छे से माइंड में बैठानी है, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन वहीं बनता है। तो देखिएगा, क्लीनलीनेस की बात करें तो यहाँ पे कौन सा काम पर डे होगा, कौन सा काम वंस इन एवरी वीक होगा, कौन सा काम वंस इन एवरी 5 ईयर होगा, कौन सा काम वंस इन एवरी 3 ईयर होगा, कौन सा काम वंस इन एवरी 6 मंथ होगा, कौन सा काम वंस इन एवरी 14 मंथ होगा। तो ये चीज़ें अपने को याद रखनी है। इसी तरह से ओवर क्राउडिंग में मैंने आपको बताया 14.2 क्यूबिक मीटर आज की तारीख में, और 1948 से पहले जो फैक्ट्रीज थी उनके लिए 9.2 क्यूबिक मीटर। फिर मैंने आपको ड्रिंकिंग वाटर की बातें बता दी, 250 पे आपको एक 250 वर्कर्स है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यही सेम सिचुएशन आपके यूरिनल्स के लिए है। अगर वहाँ पे भी 250 ऐसे ज़्यादा वर्कर हैं तो फिर आपको हर हाल में जो सैनिटरी सिस्टम है उसे इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। स्पिटन्स के अंदर ₹5 की जो है वो पेनल्टी आपको बताई हुई है। तो ये आपके हेल्थ के रिगार्डिंग प्रोविजंस थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो हम सेफ्टी, वेलफेयर, वर्किंग आवर्स फॉर अडल्ट्स, वीमेन, चिल्ड्रन, ये सारी की सारी बातें जो है हम 1 बाय 1 तो कोशिश करेंगे कि आगे 3 से 4 क्लासों के अंदर हमारा फैक्ट्रीज एक्ट कंप्लीट हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।